अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक क्लियर करना है अपने क्लिनिकल्स के रिगार्डिंग वो है शोल्डर जॉइंट। ठीक है। अब बच्चों, शोल्डर जॉइंट में जो तीन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए वो एक तो है कि शोल्डर की स्टेबिलिटी क्या होती है और वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद के शोल्डर की डिसलोकेशन क्या है और किस टाइप की डिसलोकेशंस हैं, और उसके बाद के शोल्डर पेन क्या होता है और क्यों होता है, और किस किस कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जो कि हमारे शोल्डर पेन को इंड्यूस करती हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों हम लोग आएंगे स्टेबिलिटी पे। ठीक है। तो स्टेबिलिटी का एक मेन सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि अपने माइंड में आपके पास ये लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी जॉइंट कितना स्टेबल कैसे होता है कि उसको जैसे मर्ज़ी, मतलब विद इन इट्स रेंज ऑफ मोशन, जैसे मर्ज़ी जॉइंट को मूव किया जाए, जॉइंट जो है वो डिसलोकेट ना हो, या फिर अगर एक्सेसिव फोर्स लगाई जाए तो कोई भी किस्म का टीयर, कोई भी किस्म की इंजरी जो है वो जॉइंट में ना आए। ठीक है। ये होती है जॉइंट की स्टेबिलिटी। अब बच्चों, अब जब हम बात करते हैं ना शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी पे, तो जो शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी है ना वो हमारे पास तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो उसका ग्लिनॉइड फोसा। ठीक है। ग्लिनॉइड फोसा आपको पता है क्या होता है? स्कैपुला में ग्लिनॉइड फोसा होता है। ठीक है। आपको पता है कि जो शोल्डर जॉइंट है वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है। तो जो बॉल वाला एलिमेंट होता है उसको ह्यूमरस का जो है वो हेड कवर कर रहा होता है, और जो सॉकेट वाला एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला। ठीक हो गया। उसके बाद जो लिगामेंट सपोर्ट होती है, यानी कि हर जॉइंट की आपको पता है कि साइड्स पर लिगामेंट होते हैं जो कि दोनों बोन्स को भी आपस में अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी मोशन को जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और स्टेबल वे में करवा रहे होते हैं, वो लिगामेंट्स की सपोर्ट। ठीक है। और उसके अलावा जो शॉर्ट मसल्स हमारे जॉइंट से अटैच हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, ये है शोल्डर का एक, शोल्डर जॉइंट का एक डायरेक्ट सा कंसेप्ट कि यहाँ पर जो है वो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी होती है जिसको ग्लिनॉइड फोसा भी बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है? ह्यूमरस का हेड होता है। ठीक हो गया। अभी ह्यूमरस के हेड ने जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी में जो है वो क्या उसको कहते हैं, फिट होना है। हाँ जी, उसने ग्लिनॉइड कैविटी ग्लिनॉइड फोसा में फिट होना है। तो अगर हमारा ग्लिनॉइड फोसा जो है वो शैलो होगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा, तो हमारा जो है वो जॉइंट इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो हमारे पास बॉल ऑफ ह्यूमरस हेड है वो सही तरह से फिट नहीं होगी। ठीक है। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप ये चीज़ देखें कि इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि ये देखें, अभी यहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इसके लिगामेंट्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। लिगामेंट्स ने देखें कि हेड को और कैविटी के थोड़े से बैक के एरिया को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। इससे क्या होगा कि जब हमारा ये ह्यूमरस मूव करेगा, ह्यूमरस की ये शैफ्ट ने इधर जाना है, आगे को आना है, तो हमारे पास ये जो है इसके सॉकेट में से निकलने के जो है वो चांसेस इंतहाई कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिगामेंट्स ने जो है वो साइड से कवर किया हुआ है और वो जो है ह्यूमरल हेड को सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेड है ह्यूमरस का वो सॉकेट से बाहर नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है वो लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। अभी इन लिगामेंट्स के ऊपर जो है ना वो हमारे पास शॉर्ट मसल्स आ जाते हैं। इन लिगामेंट्स के ऊपर हमारे पास शॉर्ट मसल्स आ जाते हैं, उन्होंने भी अटैच किया होता है स्कैपुला और ह्यूमरस को। ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्लिनॉइड फोसा अगर शैलो होगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा, तो हमारी जो बॉल ऑफ ह्यूमरल हेड है वो वहाँ पर फिट नहीं होगी, तो जॉइंट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बताया गया लिगामेंट सपोर्ट, मैंने आपको दिखाया लिगामेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया हुआ है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगी तो फिर भी हमारा जॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा। अभी है शॉर्ट मसल जो कि अपर ह्यूमरस को स्कैपुला से अटैच कर रहे होते हैं। वो किस तरह से होते हैं कि हमारे पास जॉइंट होता है। ठीक है। सब स्कैपुलैरिस जो होता है ना वो उस जॉइंट के फ्रंट पे होता है। ठीक हो गया। सुप्रास्पाइनेटस जॉइंट के अबव लेवल पर होता है, और इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर जो हैं वो जॉइंट के बिहाइंड होते हैं। अभी आप देखें कि फ्रंट पे भी कुछ ना कुछ आ गया, बिहाइंड भी कुछ ना कुछ आ गया, अबव भी कुछ ना कुछ आ गया, लेकिन इन्फीरियर यानी कि जॉइंट की जो बिलो सरफेस है, बॉटम है, इन्फीरियर साइड है, उस पर कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमारी जो इन्फीरियर साइड है वो हमारे पास लीस्ट सपोर्टेड है, इसलिए हम ये कहा जाता है कि जो शोल्डर जॉइंट है वो इन्फीरियरली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है। बाकी सब चीज़ों को लिगामेंट्स ने भी कवर किया हुआ था, शॉर्ट मसल्स ने भी कवर किया हुआ था, लेकिन इन्फीरियरली ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है जिसकी बेसिस पर कहा जाता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो इन्फीरियरली लेस स्टेबल है। और उसी तरफ जो है वो हम लोग आगे भी फर्दर डिसलोकेशन में पढ़ेंगे कि इन्फीरियरली जो है वो हमारे पास डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी यही वजह है कि इन्फीरियरली इसको कोई सपोर्ट नहीं है और वहाँ पर ये जो है लेस स्टेबल है। ठीक है। होपफुली आपको स्टेबिलिटी के कंसेप्ट पता चल गया होगा, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। ये मसल्स आपको अगेन रिपीट हो गए होंगे, आपको पता है ये रोटेटर कफ वाले मसल्स हैं। ठीक है। और ये भी पता चल गया होगा कि लीस्ट स्टेबल कहाँ होता है हमारा शोल्डर जॉइंट, इन्फीरियर जॉइंट पर। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसलोकेशन पे।
अच्छा बच्चों, जब आ जाती है शोल्डर डिसलोकेशन की बात, डिसलोकेशन का क्या मतलब है? डिसलोकेट हो जाना, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वहाँ से वो हट जाएगा। ठीक हो गया। फ्रैक्चर आपको पता है क्या होता है कि बोन की जो लीनियरिटी होती है ना उसमें इफेक्ट आ जाता है। फ्रैक्चर हमेशा मोस्टली क्या होता है कि बोन के किसी ना किसी पार्ट पर होगा, लेकिन डिसलोकेट हमारे पास क्या होता है? जॉइंट होता है, क्योंकि वो जॉइंट ने अपनी जगह से हिल जाना होता है। ठीक है, जॉइंट डिसलोकेशन को फ्रैक्चर से आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये बात बोली है कि जॉइंट की बोन की लीनियरिटी में इफेक्ट आ जाएगा, तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास बोन है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर ये देखें कि ये लीनियरिटी क्या होती है? एक लाइन होती है। ठीक है, अभी बोन को बेसिकली होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भी इफेक्ट आ गया ना तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये होता है हमारे पास फ्रैक्चर। अभी वो फ्रैक्चर इस लेवल पर भी आ सकता है। ठीक हो गया, वो फ्रैक्चर इस लेवल पर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बोन की जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट बाउंड्री जा रही है ना, वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रैक्चर है। लेकिन डिसलोकेशन क्या होती है कि जो जॉइंट है वो अपनी लोकेशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्चुअल लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगा। तो जो शोल्डर जॉइंट है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड लार्ज जॉइंट है। ठीक है, कि जो लार्ज जॉइंट, जो बड़े जॉइंट्स हमारे डिसलोकेट होते हैं, उनमें से सबसे कॉमन डिसलोकेशन किसकी है? हमारे शोल्डर जॉइंट की। अब ये शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एंटीरियर इन्फीरियर और एक होती है पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर जो है वो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, पोस्टीरियर जो है वो रेयर है। इनको कई जगह पर तीन अलग तरीके से भी पढ़ाया जाता है कि एंटीरियर और है, इन्फीरियर और है, पोस्टीरियर और है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जॉइंट किस लेवल से डिसलोकेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं स्नेल्स को फॉलो कर रही हूँ तो उसमें एंटीरियर इन्फीरियर एक जगह पर बताया गया और पोस्टीरियरली अलग जगह पर बताया गया। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि पोस्टीरियरली जो है वो रेयर इसलिए होगी कि वैसे तो लाइक अगर डायरेक्ट ब्लो लगे आपके शोल्डर जॉइंट को तो पोस्टीरियरली डिसलोकेट होना बहुत ईजी है, लेकिन क्योंकि पोस्टीरियरली मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे दो मसल्स हैं जो उसको जो है वो सपोर्ट करें, एक तो इन्फ्रास्पाइनेटस, दूसरा टीरीज माइनर, इसलिए पोस्टीरियरली डिसलोकेशन कॉमन है और एंटीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर जो है वो रेयर है। ठीक हो गया, और एंटीरियर इन्फीरियर जो है वो हमारे पास कॉमन है। अच्छा बच्चों, अभी जो है ना वो हम लोग वन बाय वन इन जॉइंट की डिसलोकेशंस को, जो दो टाइप्स पढ़ी हैं, इनको थोड़ा सा सही तरीके से कर लेंगे। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से कि जो एंटीरियर इन्फीरियर है हम लोगों के पास, एक तो डायरेक्ट वायलेंस का मतलब है कि डायरेक्ट ब्लो, लाइक कोई चीज़ डायरेक्ट आकर आपके जो है वो शोल्डर को बहुत ज़ोर से हिट कर रही है। ठीक है, तो वो होगा रीज़न हमारे एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन का। ठीक है, अभी ये आप लोगों ने याद रखना है कि शोल्डर हमेशा हमारे पास जो है पहले डिसलोकेट होता है इन्फीरियरली। ठीक है, लेकिन कुछ मसल अटैचमेंट्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको एंटीरियरली अपनी तरफ पुल कर लेती हैं। ठीक है, समझ आ गई? शोल्डर हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, जो ह्यूमरल हेड है, वो सॉकेट से निकलेगा कैसे? इन्फीरियरली, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो कि उसको फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ पुल कर लेंगी, तो वो हमारे पास कॉमनली एंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट वायलेंस होगी, डायरेक्ट ब्लो हो गया, किसी भी चीज़ ने डायरेक्ट हमारे शोल्डर को हिट किया, किस पोजीशन में? जब हमारा जॉइंट फुली एबडक्टेड था। ठीक है, जब हमारा जॉइंट फुली एबडक्टेड था, लाइक आप अपनी बाजू को साइड वाइज जो है वो 90 के एंगल पर ले जाएं। ठीक है, और इस लेवल में जो है वो हमारे पास आकर कोई अगर चीज़ डायरेक्टली हिट करेगी शोल्डर को, तो सबसे पहले तो हमारा जो शोल्डर है वो क्या होगा? आप देखें, अगर अपनी बाजू को ऐसे करते हैं तो आप ऑलरेडी देखें कि इन्फीरियर साइड से हमारी जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोज हो चुका होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने साइड वाइज, मैंने कहा ना, जिसको हम शोल्डर की एबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एबडक्शन, शोल्डर को आप फुली एबडक्ट करें, आप देखें कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस की इन्फीरियर साइड है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक्सपोज हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली हिट करेगी तो हमारे पास जॉइंट जो है वो इन्फीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्फीरियर साइड से हमारे पास ह्यूमरस हेड जो है वो सॉकेट ऑफ ग्लिनॉइड फोसा से बाहर आ गया। ठीक है, अभी वो बाहर आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि एंटीरियरली हमारे पास कुछ टेंडन्स हैं। कौन कौन से टेंडन्स हैं? जो हमारे पास एडक्टर्स हैं और फ्लेक्सर्स हैं ना शोल्डर जॉइंट के। ठीक है, जो एडक्टर्स और फ्लेक्सर्स हैं शोल्डर जॉइंट के, वो क्योंकि एंटीरियरली अटैच हैं, तो वो क्या करेंगे कि जब जॉइंट इन्फीरियरली बाहर आ जाएगा तो वो फिर उसको एंटीरियरली पुल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जॉइंट तो डिसलोकेट हो गया, लेकिन मसल्स ने जो है वो अपनी सपोर्ट नहीं छोड़ी, क्योंकि मसल तो वहाँ से टीयर नहीं ना हुआ, मसल तो अपनी जगह पे है, तो मसल अपना काम करेगा, वो उसको वहाँ से खींचेगा। तो इन्फीरियर डिसलोकेट होने के बाद जब मसल एंटीरियरली उसको पुल करेगा, एंटीरियरली अपने पास खींचेगा, तो क्या होगा कि वो एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी। इन्फीरियर एंटीरियर, इसलिए इसको कॉमन कहा जाता है। ठीक है, और इन्फीरियरली मैंने आपको पहले बताया कि वीक साइड है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से बच्चों आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया
सॉरी स्कैपुला ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है। अभी ह्यूमरस को जब हम लोग, हमारी ये जो चीज़ है इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने क्या, एबडक्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारी इन्फीरियर साइड बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी। जब एक्सपोज हो जाएगी और कोई चीज़ हम इसको डायरेक्टली हिट करेगी, ठीक है, डायरेक्ट ब्लो लगेगा, तो ये जॉइंट जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इन्फीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा। अभी जॉइंट इन्फीरियर डिसलोकेट हो गया, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे फ्रंट की मसल्स की अटैचमेंट है, ठीक है, जो इधर हमारे मसल्स अटैच है, ठीक है, उन्होंने इसको अपनी तरफ पुल करना है, ठीक है, फ्रंट की तरफ उन्होंने पुल करना है, क्योंकि मसल अटैचमेंट तो लूज नहीं हुई, जस्ट जॉइंट डिसलोकेट हुआ है। तो मसल जब अपनी तरफ पुल करेगा तो वो एंटीरियरली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर कॉमनली कहा जाता है इन्फीरियर एंटीरियर डिसलोकेशन, और ये मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है, ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं हम लोग पोस्टीरियर पे। तो पोस्टीरियर भी ऐसी होगा कि डायरेक्ट वायलेंस, डायरेक्ट ब्लो होगा तो हमारे पास ये जॉइंट को लगेगा, और ये फ्रॉम क्या, फ्रंट की साइड से हमारे अगर जॉइंट को कोई चीज़ बहुत ज़ोर से हिट करती है तो हमारा जॉइंट क्या होगा कि बैक की साइड निकल जाएगा। ये तो एक कॉमन सा फिनोमेना कि आप आगे से जो है वो किसी चीज़ को धिक्का लगाएंगे तो वो बैक की साइड जाएगी, तो ये इधर नॉर्मल सा फिनोमेना यूज़ हो रहा है। इसकी टोटल इतनी सी एक्सप्लेनेशन बताएगी आपकी बुक में, इसलिए हम इतना ही कवर करेंगे। अभी बच्चों जब बात आती है हमारे पास इंस्पेक्शन की, तो वो इंस्पेक्शन इसी तरीके से होती है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो शोल्डर पर हमें ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फील होती है, या हमें जो एक जॉइंट की शेप फील होती है डिसलोकेशन में, वो वाली चीज़ हमें फील नहीं होगी। मैं आपको डिजिटल इमेज से शो करती हूँ, ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इस पर्सन में आपको, पहले आपको सर्फेस एनाटॉमी से बता रही हूँ। ऑब्वियसली ये एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें एक्सरे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है शोल्डर और ये शोल्डर है। अभी देखें इधर जो है ये बिल्कुल हमारी ठीक साइड है, ठीक है, लेकिन ये जो इफेक्टेड साइड है इस पर क्या है कि हमें ये सिर्फ जो स्कैपुला का ये यहाँ पर जो है ना पॉइंटी सा फील हो रहा है। हमें जो ह्यूमरस एक शेप बनाता है वो नहीं हो रही, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिसलोकेट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो सर्फेस एनाटॉमी कुछ इस तरह की नज़र आएगी। उसके अलावा एक्सरेज तो होते ही होते हैं, तो आपको पता है कि उससे हमें पता चल जाता है फर्दर कि जॉइंट जो है वो किस लेवल की इंजरी हुई हुई है या किस साइड पर जो है वो डिसलोकेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों शोल्डर पेन पे। अच्छा बच्चों, शोल्डर पेन की सबसे पहले तो बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर जो है ना वो हमारे पास सेंसिटिव जॉइंट है, ठीक है, सेंसिटिव जॉइंट है, यहाँ पर हमें पेन ज़्यादा फील होगा। अभी सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, क्योंकि नर्व्स होती हैं, ठीक है, आपको पता है नर्व की वजह से ही हमें पेन फील होता है। एक्सिलरी और सब सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है ना वो हमारे शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, लिगामेंट वगैरह को सप्लाई कर रही होंगी, ठीक हो गया। अभी मैंने बताया कि शोल्डर जो है वो सेंसिटिव टू पेन है। रिफ्लेक्स स्पैज्म होता है शोल्डर के पेन में, कैसे कि जब हमारे पास पेन होता है तो रिफ्लेक्स क्या प्रोड्यूस होती है कि हमारे पास स्पैज्म हो जाता है मसल्स का, यानी कि मसल मूवमेंट छोड़ देते हैं। तो जब पेन होगा तो मूवमेंट हमारे पास कम होगी। जब मूवमेंट हमारे पास मसल की कम होती है तो मसल की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डिसयूज एट्रोफी जिसको बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मसल में पेन होगा, जब हमारे पास पेन होता है तो हमारे पास इर्द गिर्द पे क्या होता है, रिफ्लेक्स स्पैज्म आया था, यानी कि पेन के रिफ्लेक्स में हमारे मसल स्पैज्म में चले जाते हैं, मूवमेंट कम हो जाती है, और मूवमेंट कम होने के बाद क्या होता है कि मसल में डिसयूज एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि हमारी जो ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट में, हमारे कैप्सूल में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में या लिगामेंट्स में ही कोई मसला हो। अभी बच्चों क्या हो सकता है कि कैप्सूल का आपको पता है टीयर हो सकता है, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे जॉइंट की डिस्टर्ब हो सकती है, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन से डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई भी जो है वो इफेक्ट हो सकता है। लिगामेंट का टीयर हो सकता है, लिगामेंट का स्ट्रेच हो सकता है। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इस नर्व ने सेंस करना है, कौन कौन सी ने, एक्सिलरी और सुप्रास्कैपुलर ने, और हमें पेन फील होगा। जब पेन फील होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऐसी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगी जिससे कि हमारे जो सराउंडिंग मसल्स थे वो चले गए स्पैज्म में। जब स्पैज्म में चले जाएंगे तो हमारे शोल्डर की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। जब मूवमेंट कम हो जाएगी तो हमारे पास मसल की डिसयूज एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मसल हमारा आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगा। वीक होना शुरू होगा, उसका साइज डिक्रीज होना शुरू होगा, और वो फर्दर अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो बहुत स्वेयर किस्म के इशूज़ आ जाते हैं। अभी बताया गया कि जो शोल्डर जॉइंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी इन चीज़ों में ही मसला हो, ठीक है। शोल्डर जॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों जो है ना वो रेफर पेन भी आता है। अब रेफर पेन में क्या है कि हमारे पास वर्टिबल कॉलम का भी कोई पेन हो सकता है जो कि शोल्डर जॉइंट में आ गया, क्योंकि आपको पता है ये बैक के काफ़ी सारे मसल शोल्डर जॉइंट के करीब आ रहते हैं, फ्रंट के काफ़ी सारे मसल शोल्डर जॉइंट के करीब आ रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का भी कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से रेफर पेन आएगा। सर्वाइकल रिब, मैंने आपको पिछले भी एक क्लिनिकल में बताया था कि सर्वाइकल रिब क्या होती है कि फर्स्ट रिब के ऊपर, कुछ लोगों में रेयर कंडीशन होती है कि फर्स्ट रिब के ऊपर एक और छोटी सी रिब प्रेजेंट होती है, उसको सर्वाइकल रिब कहा जाता है। उसकी प्रेजेंट क्योंकि बाकी एरियाज़ की लोकेशन को या फिर उनकी जो एक ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन होती है उसको इफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी पेन होगा, ठीक है। उसकी वजह से डायफ्रेगमेटिक प्लूरा या पेरिटोनियम, इसमें किसी भी चीज़ की जो है ना वो इरिटेशन हो रही होगी तो वो किस चीज़ को जाएगी, डायफ्राम को आपको पता है फ्रेनिक और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो
जब डायफ्राग्मेटिक प्लूरा या पेरिटोनियम को कोई ना कोई इरिटेशन हो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ उनको तंग कर रही होगी, तो क्या होगा कि ये 2 नर्व्स जो हैं वो उसको सेंस करेंगी और ये भी हमारा पेन कहाँ पर रेफ़र करेंगी, शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास गॉल ब्लैडर का पेन भी टिप ऑफ राइट शोल्डर पर जाता है, ठीक है। ये क्लिनिकल काफ़ी आता है या फिर वाइवा में आपसे एकदम से पूछ लिया जाता है कि एक पर्सन को पेन है शोल्डर में और टिप ऑफ राइट शोल्डर पे पेन है, और ये चीज़ भी मतलब वो जॉइंट के रिलेटेड लिखा होता है कि मसल भी चेक कर लिया, ठीक है, लिगामेंट में भी कोई टीयर नहीं है, जॉइंट स्टेबिलिटी भी है, तो क्या होगा। तो जब जहाँ पर टिप ऑफ राइट शोल्डर आएगा तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि यहाँ पर मोस्टली चांसेस है कि गॉल ब्लैडर ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी पेन में कवर हो रही थी। होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ आपका वो क्वेश्चन जो है वो एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।